नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी7 भारत और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह यादव। खबरों की शुरुआत करेंगे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मेलोनी के बीच हुए विवाद के साथ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपने बयान की वजह से विवादों में आ गए हैं। इस बार उनका सामना इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से हुआ है। ट्रंप ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान मेलोनी को लेकर एक ऐसा दावा किया था जिससे दोनों नेताओं के बीच तनाव बढ़ गया है। ट्रंप के बयान पर नाराज मेलोनी ने सोशल मीडिया के जरिए खुलकर जवाब दिया। उन्होंने दावों में उनके डोनाल्ड ट्रंप के दावों को पूरी तरीके से झूठा बताया है। ये विवाद हाल ही में फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में शुरू हुआ था। 15 से 17 जून तक इस सम्मेलन में दुनिया के कई बड़े नेता शामिल हुए थे। सम्मेलन खत्म होने के बाद ट्रंप ने एक इटली के मीडिया संस्थान को फोन पर इंटरव्यू दिया था और इस दौरान उन्होंने दावा किया था कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए काफी उत्सुक थी। ट्रंप ने कहा कि मेलोनी उनके पीछे पीछे घूम रही थी और उनके साथ तस्वीर लेने के लिए कोशिश कर रही थी। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि मेलोनी किसी भी कीमत पर उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहती थी। ट्रंप ने यह भी कहा कि वे आमतौर पर फोटो खिंचवाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें मेलोनी पर थोड़ा तरस आ गया था, इसलिए उन्होंने तस्वीरों के लिए हामी भर दी। ट्रंप के इस बयान पर कई लोगों ने टिप्पणियां की है। लोगों का कहना है कि ये अपमानजनक बयान है। इटली में भी इस बयान को लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है। सबसे कड़ा जवाब खुद प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की ओर से आया है। मेलोनी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो संदेश जारी किया है। वीडियो में उन्होंने ट्रंप के आरोपों को पूरी तरीके से गलत और मनगढ़ंत बताया है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप ने जो बातें कही हैं उनमें कोई सच्चाई नहीं है। मेलोनी का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप का बयान पूरी तरीके से झूठा है। मैं उनके साथ फोटो खिंचवाना नहीं चाह रही थी, मैं उनके पीछे पीछे नहीं घूम रही थी, मैं उनकी बातें सुनकर खुद हैरान हूं। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि अमेरिका का राष्ट्रपति अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगियों के बारे में इस तरीके की बातें कैसे कह सकता है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि पहली बार ऐसा नहीं है जब ट्रंप ने किसी सहयोगी देश या नेता के बारे में इस तरीके की टिप्पणी की हो। उनके अनुसार ट्रंप अक्सर अपने मित्र देशों और नेताओं के साथ ऐसी टिप्पणियां करते नजर आते हैं, उनको निशाना बनाते हैं, जबकि दुनिया के कुछ बड़े खतरों के प्रति उनका रवैया काफी नरम दिखाई देता है। इटली के प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि ये बेहद शर्मनाक है कि ट्रंप अपने दोस्तों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब बात उन देशों या फिर नेताओं की आती है जिन्हें पश्चिमी देशों का विरोधी माना जाता है, तब उनका व्यवहार अलग दिखाई देता है। मेलोनी ने अपने बयान में इटली के सम्मान का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि उनका देश एक मजबूत और सम्मानित राष्ट्र है जो किसी के सामने झुकता नहीं है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि मैं और मेरा देश इटली कभी भी किसी के आगे भीख नहीं मांगते। मेलोनी का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। कई लोगों ने उनके जवाब की तारीफ की और कहा कि उन्होंने अपने देश के सम्मान की रक्षा की है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इस विवाद से अमेरिका और इटली के रिश्तों पर गहरा असर पड़ सकता है। दोनों देशों के बीच लंबे समय से एक दूसरे के करीबी और सहयोगी रहे हैं ये दोनों देश। ऐसे में इस तरीके के सार्वजनिक विवादों से दोनों देशों के संबंधों में तनाव पैदा होने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। इस बीच इटली सरकार ने भी सख्त रुख अपनाया है। खबरों के अनुसार इटली के उप प्रधानमंत्री एंटोनियो तयानी ने अपने प्रस्तावित अमेरिका यात्रा को रद्द कर दिया है। तयानी को 21 और 22 जून को आधिकारिक दौरे पर अमेरिका जाना था, लेकिन ट्रंप की टिप्पणी के बाद इस यात्रा को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। हालांकि अभी तक अमेरिका की ओर से मेलोनी के जवाब पर कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ये विवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का केंद्र बन चुका है। फिलहाल ट्रंप और मेलोनी के बीच शुरू हुआ ये विवाद दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रहा है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि दोनों देशों के संबंधों पर इसका कितना असर पड़ता है और क्या दोनों नेता इस विवाद को खत्म करने के लिए कोई कदम उठाते हैं। अगली खबर, भारत और नेपाल के बीच चाय व्यापार को लेकर तनाव बढ़ गया है। भारत द्वारा नेपाली चाय के आयात पर लागू किए गए नए गुणवत्ता नियमों के कारण नेपाल का चाय उद्योग मुश्किलों में फंस गया है। इन नियमों से नाराज होकर नेपाल के पूर्वी इलाके की 83 चाय फैक्ट्रियों ने अपना कामकाज बंद कर दिया है।
चाय उत्पादकों ने सरकार से इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की है। नेपाल का चाय उद्योग देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। हर साल नेपाल बड़ी मात्रा में चाय का उत्पादन करता है और उसका एक बड़ा हिस्सा भारत को निर्यात किया जाता है। लेकिन हाल ही के महीनों में भारत द्वारा लागू किए गए सख्त गुणवत्ता मानकों और अनिवार्य लैब टेस्टिंग की वजह से जो है नेपाली चाय का निर्यात प्रभावित हुआ है। चाय उत्पादकों का कहना है कि भारत की नई नीतियों के कारण उनका कारोबार लगभग ठप हो गया है। उनका आरोप है कि भारत बार बार ऐसे नियम लागू करता है जिससे नेपाली चाय के निर्यात में बाधा आती है। कुछ उत्पादकों का ये भी कहना है कि पश्चिम बंगाल के चाय उद्योग के जो है दबाव में ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल भारत का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। विवाद की शुरुआत अप्रैल के मध्य में हुई जब भारत के टी बोर्ड ने नेपाली चाय के आयात के लिए नए नियम लागू किए। इन नियमों के तहत 1 मई से भारत आने वाली हर चाय खेप की लैब जांच अनिवार्य कर दी गई। इसके कारण लगभग 21 दिनों तक चाय का निर्यात प्रभावित रहा। बाद में भारत ने कुछ राहत देते हुए हर जो है ट्रक की जांच के बजाय रैंडम सैंपलिंग की अनुमति दी। इससे उम्मीद जगी कि समस्या हल हो जाएगी, लेकिन नेपाली निर्यातकों का कहना है कि राहत ज़्यादा समय तक नहीं टिक सकी। भारत ने एक नई प्रक्रिया शुरू कर दी है जिसके तहत कोलकाता में आयातकों के गोदामों से चाय के नमूने लेकर उनकी जाँच की जा रही है। निर्यातकों का कहना है कि जांच के लिए नमूने जो है लिए जाने के कई सप्ताह बाद भी रिपोर्ट नहीं दी जाती है। इससे भारतीय बाजार में चाय की बिक्री और वितरण पर जो है रोक लग गई है। चाय के खेपों गोदामों में जो है पड़ी हुई हैं और व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। नेपाल हर साल लगभग 27,000 टन चाय का उत्पादन करता है। इसमें करीब 8,000 टन ऑर्थोडॉक्स चाय और 19,000 टन सीटीसी चाय शामिल होता है। वर्तमान में लगभग 1,000 टन चाय नेपाल के गोदामों में जमा है, जबकि करीब 300 टन चाय भारत में फंसी हुई बताई जा रही है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए नेपाल सरकार ने एक अंतर मंत्रालय टास्क फोर्स का गठन किया है। इस टास्क फोर्स में कृषि मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्री परिषद और खाद्य गुणवत्ता नियंत्रण विभाग के प्रतिनिधि शामिल हैं। सरकार का उद्देश्य भारत के साथ बातचीत करके समस्या का समाधान निकालना है। नेपाल की सबसे बड़ी निजी व्यापारिक संस्था फेडरेशन ऑफ नेपाली चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने भी सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। संस्था का कहना है कि चाय उद्योग नेपाल की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे बचाने के लिए कूटनीति तथा नीतिगत कदम उठाना जरूरी है। FNCCI के अनुसार नेपाल के चाय उद्योग का वार्षिक कारोबार लगभग 12 से 14 अरब नेपाली रुपए का है। भारत को हर साल 5 अरब रुपए से अधिक मूल्य की चाय निर्यात की जाती है। ये उद्योग लगभग 60,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देता है और सरकार को हर साल करीब 1 अरब रुपए का राजस्व भी प्रदान करता है। व्यापारी संगठनों का कहना है कि लंबी जांच प्रक्रिया, लैब रिपोर्ट आने में जो है 20 से 25 दिन की देरी, अतिरिक्त गोदाम शुल्क और गुणवत्ता परीक्षण में असफल होने पर खेप नष्ट किए जाने का जोखिम उद्योग के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। फिलहाल नेपाल के चाय उत्पादक भारत के लिए जो है नियमों से परेशान हैं और सरकार से जल्द समाधान की उम्मीद जता रहे हैं। यदि समस्या जल्दी हल नहीं हुई तो इससे नेपाल के चाय उद्योग, किसानों और हजारों मजदूरों की आजीविका पर गंभीर असर पड़ सकता है। वहीं राम मंदिर में चढ़ावे और दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले की जांच लगातार तेज होती जा रही है। इस मामले की जांच अब जो है कर रही SIT ने कई लोगों से पूछताछ की है और कुछ अहम जानकारियां जुटाई हैं। हालांकि अभी तक किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आधिकारिक तौर पर कोई भी आरोप साबित नहीं हुआ है, लेकिन जांच जारी है। सूत्रों के अनुसार SIT ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े कुछ पदाधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ की। इनमें ट्रस्ट के पदाधिकारी अनिल मिश्रा, महासचिव चंपत राय, ड्राइवर रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और गोपाल राव शामिल हैं। जांच टीम ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मंदिर में आने वाले दान और चढ़ावे का रिकॉर्ड सही तरीके से रखा गया था या फिर नहीं। बताया जा रहा है कि जांच के दौरान केवल नगद दान ही नहीं बल्कि सोना, चांदी, हीरे और अन्य कीमती आभूषणों के रिकॉर्ड भी जांच
किए जा रहे हैं। अधिकारियों को शक है कि इन बहुमूल्य वस्तुओं के रखरखाव और रिकॉर्ड से जुड़ी प्रक्रियाओं में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने कई दिनों तक लगातार पूछताछ की है। चौथे दिन पूछताछ के दौरान टिन्नू यादव से दोबारा सवाल किया गया। बताया जा रहा है कि उन्होंने दान राशि की गिनती और उससे जुड़ी प्रक्रिया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी हैं। सूत्रों का दावा है कि इस दौरान उन्होंने अनिल मिश्रा और गोपाल राव का नाम भी लिया है। इसके बाद जांच एजेंसियों ने दोनों व्यक्तियों की भूमिका पर विशेष ध्यान देना स्टार्ट कर दिया है। एसआईटी अब ये जानने की कोशिश में जुटी हुई है कि दान राशि की गिनती, रिकॉर्ड तैयार करने और अन्य प्रशासनिक कार्यों में उनकी क्या भूमिका थी। वही सूत्रों के अनुसार जांच टीम ने पाया है कि नकदी के रिकॉर्ड में कुछ खामियां दिखाई दे रही हैं, जिसके कारण संबंधित लोगों से दोबारा पूछताछ की जा रही है। अधिकारियों का मानना है कि सभी दस्तावेजों और रिकॉर्डों की गहराई से जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति सामने आएगी। जांच के दौरान एक और महत्वपूर्ण मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि गोपाल राव ट्रस्ट में किसी आधिकारिक पद पर नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनके पास कथित रूप से वीवीआईपी दर्शन पास जारी करने की सुविधा थी। जांच एजेंसियों ने यह भी पता लगाया है कि उन्हें ये अधिकार कहां से मिला है। इसमें वो जुटी हुई है जांच एजेंसियां और भी परिस्थितियों का पता लगाने में। सूत्रों का दावा है कि गोपाल राव की पहचान से जुड़े एक आईडी कार्ड का उपयोग करके उनके एक रिश्तेदार ने वीवीआईपी पास जारी किए थे। अब एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि इस व्यवस्था का गलत इस्तेमाल तो नहीं हुआ है। इसके अलावा मंदिर प्रबंधन और निर्माण कार्यों में भी गोपाल राव की भूमिका की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि मंदिर निर्माण के दौरान निर्माण सामग्री और पत्थरों की खरीद से जुड़े कुछ मामलों में भी उनकी सक्रिय भूमिका रही थी। जांच एजेंसियों ने यह भी जानने का प्रयास किया है कि इन प्रक्रियाओं में सभी नियमों का पालन किया गया था या फिर नहीं। वही ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से भी कई घंटों तक सवाल जवाब किए गए। अधिकारियों ने उनसे दान राशि के रिकॉर्ड, प्रबंधन और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी ली। इसी तरह अनिल मिश्रा से भी करीब 3 घंटे से ज्यादा सवाल जवाब किए गए। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक कोई आधिकारिक निष्कर्ष सामने नहीं आया है। न तो एसआईटी और न ही जिला प्रशासन ने किसी प्रकार की वित्तीय गड़बड़ी की पुष्टि की है। अधिकारियों का कहना है कि जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और सभी तथ्यों की विस्तार से जांच की जा रही है। वहीं प्रशासन का कहना है कि केवल सूत्रों के आधार पर सामने आ रही जानकारियों को अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि वास्तव में कोई गड़बड़ी हुई थी या फिर नहीं। यदि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी सामने आती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। राम मंदिर देश की करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, इसलिए इस मामले को लेकर लोगों की नजरें जांच पर टिकी हुई है। प्रशासन का कहना है कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से किया जा रहा है और किसी भी तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। फिलहाल एसआईटी लगातार दस्तावेजों की जांच कर रही है। आने वाले दिनों में जांच को और भी महत्वपूर्ण और तथ्यों को सामने लाया जाएगा। सभी पक्षों की बात सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों की जांच के बाद अंतिम रिपोर्ट तैयार की जाएगी। वहीं बिहार के बेगूसराय जिले की एक बहुत ही दर्दनाक और खौफनाक घटना सामने आई है। ये पूरी वारदात 11 जून 2026 की रात बेगूसराय के सिमरिया घाट इलाके में घटी है। यहाँ रहने वाली एक 28 साल की महिला रात के करीब 11:30 बजे अपने घर के अंदर बने टॉयलेट में गई थी और उसी समय 5 बदमाश चुपके से उसके घर के अंदर घुस आए। बदमाशों ने सबसे पहले उसके कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया, जिसमें महिला के पति सो रहे थे। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि पति अपनी पत्नी की मदद के लिए बाहर ना आ सके और घर के अंदर ही वारदात को अंजाम दिया जा सके। इसके बाद जैसे ही महिला टॉयलेट से बाहर निकली, घात लगाए बैठे 5 बदमाशों ने उसे दबोच लिया। उन बदमाशों ने महिला के साथ बारी बारी गैंग रेप किया और जब महिला ने अपनी जान बचाने और खुद को उनसे छुड़ाने के लिए संघर्ष किया तो बदमाशों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी।
उन्होंने महिला के पूरे शरीर पर ब्लेड से कई वार किए और लात घूंसों से बेरहमी से पीटा। इस भयानक शारीरिक दर्द और प्रताड़ना के कारण महिला बेहोश हो गई और रात भर उसी टॉयलेट के पास जमीन पर पड़ी रही। दूसरी तरफ पत्नी की चीखें पुकार सुनकर पति की नींद खुली, लेकिन बाहर से कुंडी बंद होने के कारण वे कमरे से बाहर नहीं आ सके। वे कमरे में ही फंसे रह गए, लेकिन उन्होंने तुरंत सूझबूझ दिखाई और मोबाइल से अपने एक पड़ोसी को फोन किया। पड़ोसी ने तुरंत दौड़कर उनके कमरे का दरवाजा बाहर से खोला और बाहर आते ही जब पति ने अपनी पत्नी को बेहोश और लहूलुहान पाया तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने बिना समय गंवाए स्थानीय पुलिस को फोन किया और पत्नी को तुरंत पास के हॉस्पिटल लेकर भागे। वहां महिला की नाजुक स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए बेगूसराय अस्पताल में रेफर कर दिया। अस्पताल में शुरुआती इलाज के बाद महिला को घर भेज दिया गया, लेकिन उसके शरीर के अंदरूनी हिस्से में बहुत तेज दर्द बना रहा। जब दर्द किसी भी तरीके से कम नहीं हुआ तो 17 जून को पति उसे दोबारा सदर अस्पताल लेकर पहुंचा। वहां डॉक्टरों ने जब महिला की गहराई से जांच की तो बेहद हैरान कर देने वाला और डराने वाला खुलासा हुआ। डॉक्टरों ने महिला के प्राइवेट पार्ट के अंदर एक गोली, पत्थर और लकड़ी के टुकड़े बरामद किए। इस संवेदनशील मामले के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत संज्ञान लिया। बेगूसराय के सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार ने मामले की वैज्ञानिक और निष्पक्ष जांच के लिए एक विशेष मेडिकल बोर्ड का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता एक महिला डॉक्टर कर रही हैं। इस बोर्ड का काम है कि महिला की स्थिति की गहन जांच करना, ताकि अदालत में अपराधियों के खिलाफ पुख्ता सबूत पेश किया जा सके। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से भी इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। बेगूसराय की पुलिस ने बताया है कि पीड़िता की शिकायत पर 13 जून को थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज कर लिया है और उसका मेडिकल टेस्ट भी कराया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनाई गई है, जो इस घटना के हर पहलू की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार इस घटना में शामिल आरोपी उसी गांव के रहने वाले हैं। फिलहाल सभी आरोपी फरार चल रहे हैं और पुलिस उन्हें पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। इस पूरी घटना ने पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही भी सामने लाई है, जिसे लेकर लोगों में भारी आक्रोश और गुस्सा दिख रहा है। पीड़िता के पति का आरोप है कि 3 दिन पहले ही इन्हीं बदमाशों ने उनके घर में घुसकर उनकी पत्नी के साथ गलत काम करने की कोशिश की थी। उस समय भी बदमाशों ने परिवार के साथ मारपीट की थी और घर में रखे पैसे और कीमती जेवर लेकर भाग गए थे। पति का कहना है कि ये घटना के तुरंत बाद ही उन्होंने स्थानीय पुलिस को लिखित शिकायत देकर न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई थी, लेकिन पुलिस ने उस वक्त इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया और अपराधियों पर कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़ित परिवार का कहना है कि अगर पुलिस ने 3 महीने पहले ही उन बदमाशों को पकड़कर जेल भेज दिया होता तो आज अपराधियों के हौसले इतने बुलंद नहीं होते और ये भयानक घटना को पहले ही रोका जा सकता था। फिलहाल पीड़िता अस्पताल में भर्ती है, उसका इलाज चल रहा है, लेकिन वे और उसका परिवार गहरे सदमे में डूबे हुए हैं। इस घटना को लेकर इलाके में और सामाजिक संगठनों में भारी आक्रोश है। सभी लोग अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ने की और उन्हें फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहें TV7 भारत। नमस्कार।